लोड कर रहा हूं। आपको इतना समझ में आ गया था कि ये सेमी वेरिएबल है। हमें उसने क्या बोला क्वेश्चन के अंदर कि अगर आप 8 लाख मशीन आवर्स लगाते हैं, ये यूनिट्स भी हो सकते थे, ये मशीन आवर्स भी हो सकते हैं, तो आपका जो ओवरहेड कॉस्ट है वो है 52 lakhs। जबकि अगर आप 3 लाख मशीन आवर्स लगाते हैं तो आपकी कॉस्ट 32 lakhs है। यहां से हमने जो अभी तक डिस्कस किया, फिक्स नहीं था, वेरिएबल नहीं था, तो ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट थी। इसको आगे हमने वेरिएबल कॉस्ट में और फिक्स्ड कॉस्ट में बांटना है। बांटने का मेथड ये है कि हम वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सबसे पहले निकालते हैं। उसके लिए एक फॉर्मूला है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट या पर आर वटएवर निकालने के लिए डिफरेंस इन कॉस्ट ओवर डिफरेंस इन या तो आउटपुट या आर्स, जो भी दिया हुआ है। अब आप मुझे कॉस्ट का डिफरेंस बताइए। 52 lakhs एंड 32 lakhs में कितना डिफरेंस है? 20 lakhs। और डिफरेंस इन आउटपुट कितना है? 5 lakhs। यहां से हमें एक चीज समझ में आती है कि 4 rupees पर आवर इज योर वेरिएबल कॉस्ट। नाउ लेट अस से if at all 52 lakhs is your cost, it comprises of variable cost as well as fixed cost. At this level, 8 lakh machine hours are being used, and for every machine hour you have 4 rupees का variable cost. So variable cost here will be 8 lakhs into 4, 32 lakhs. अगर total cost 52 है, उसमें से variable 32 है, तो fix 20 हो जाएगी। अब अगर आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 लाख के लिए निकालो, तो 5 लाख के लिए आप मुझे बताइए वेरिएबल निकालने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 लाख हो जाएगी ये। एंड फिक्स्ड कॉस्ट तो 20 ही रहेगी, वो हर जगह 20 रहेगी। तो इस लेवल पे ये वाली कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 40 lakhs। ठीक है, ओके। अब हम आते हैं, डायरेक्ट मेथड हो गया, स्टेप डाउन हो गया, साइमल्टेनियस इक्वेशन हो गया। अब जो सबसे ज्यादा पूछा जाता मेथड है दैट इज रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, बार बार सेम रेशो में कॉस्ट को बांटते हैं। मैं एक बार, हमारे पास 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट थे और 2 सर्विस डिपार्टमेंट थे अकॉर्डिंग टू द लास्ट क्वेश्चन दैट वी वर डूइंग। तो हम इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हैं P1, P2, P3, S1, S2, और इनकी जो अपनी कॉस्ट प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन से आई थी, ये वाली आई थी, हमने कल देखी थी। अब हम कर रहे हैं फोर्थ मेथड, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। इसको सब लोग ऑनलाइन वाले ध्यान से देखेंगे, ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला मेथड है। साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड इसके बाद आता है, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन पूछा नहीं जाता, एंड और कौन सा बचता है? कौन सा? ट्रायल एंड एरर कम पूछा जाता है बट करना पड़ेगा उसको भी। बस एक कौन सा मैंने छोड़ दिया, एक तो साइमल्टेनियस इक्वेशन, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन, स्टेप डाउन मेथड, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। पहले वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। और ट्रायल एंड एरर मेथड एक दो बार पूछा हुआ है उसने सीए इंटर में, तो हम उसको छोड़ नहीं सकते, उसको करके जाएंगे, लेकिन कम पूछता है। ओके, इन तीनों मेथड्स के लिए उसने हमें ये एक बेस दिया हुआ है। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है हम रिपीट करते जा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन अंटिल
एक नेग्लिजिबल वैल्यू आ जाए। S1 से स्टार्ट करते हैं और फिर S2 पे जाएंगे। स्टेप डाउन में क्या होता था, ये मेथड स्टेप डाउन से मिलता जुलता मेथड है। स्टेप डाउन में क्या करते थे, पहले स्टेप में S1 का खर्चा P1 P2 P3 S2 में डालते थे और उसको भूल जाते थे। यहाँ पे भूलना नहीं है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमें वही स्टेप जो हम छोड़ देते थे उसी को रिपीट करते जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले S1 का जो खर्चा है 42,994, इसको हम नलीफाई करते हैं और इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं P1 P2 P3 और S2 में। ठीक है, कैसे होएगा, 30% ऑफ एक्सपेंस विल गो टू P1। 42,994 का 30% करिए एक बार। 40% करने के लिए डिवाइडेड बाय 3 into 4 कर दो इसी अमाउंट को। 17,198। तो 20% हो जाता है 8599 एंड S2 10% हो जाता है 4299। ठीक है, ठीक है ना, 10% कर दिया। कोई डाउट? ओके, अब पहले केस में 12898 ये सब हो गया और ये हो गया खर्चा 0। अब हमने क्या करना है, पहले स्टेप के अंदर हमने 42,000 को 0 कर दिया, लेकिन S2 में 28,000 का खर्चा पहले से ही था, उसमें 4299 और जोड़ दिया, तो ये खर्चा कितना बन गया, 33094। इसका मतलब 33094 का खर्चा पहले स्टेप के बाद हो गया। इसको आप यहाँ पे लिखते जाइए कि S1 डिपार्टमेंट का खर्चा हमने बांटा, उसके बाद रिजल्टेंट वैल्यू ये रही। अब जब हम S2 के खर्चे को बांटेंगे, अगर हम स्टेप डाउन मेथड कर रहे होते तो S1 में उसका खर्चा नहीं आता, लेकिन यहाँ पे आएगा। यहाँ पे कैसे आएगा, अब हम यहाँ पे लिखेंगे S2 डिपार्टमेंट का खर्चा जब बटेगा तो हमारे पास जो ये था 10% will go to P1, which means 3309 will go to P1, then 20% इसका डबल हो जाता है, कितना हो गया 6619 यहाँ पे जाता है, डिवाइडेड बाय 2 into 5 and 6619। तो after step 2 you are left with 6619 here, this becomes 0। now this is the resultant value, यहाँ पे resultant value ये थी, यहाँ पे resultant value ये है। अब हमने यहाँ पे नहीं रुकना क्योंकि 6619 अभी भी एक significant amount है, जब तक कि एक डबल डिजिट वैल्यू तक नहीं आ जाता तब तक हम इसको करते जाएंगे। ठीक है, तो द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर दिस विल बी, वी आर अगेन गोइंग विद S1 डिपार्टमेंट, wherein we are having 6619 को ऐसे, and it will be distributed in the ratio of 30 40 20 and 10। 1986 40%, 20 कितना 1324। एक मिनट, इसको यहाँ पे पॉजिटिव लिखते हैं और यहाँ पे 6619 नेगेटिव लिखते हैं, ये हो गया 0, ये अभी भी 662 है। अब अगले स्टेप के अंदर, मतलब यहाँ पे हमारी रिजल्टेंट वैल्यूज ये आ गई। अब जब हम अगला स्टेप लेंगे तो S2 डिपार्टमेंट को फिर से बांटना शुरू करेंगे इन रेशियोज में। ये 10% हो जाएगा 66 एंड 20% हो जाएगा
132 अगेन यहाँ पे भी आ जाएगा 132 331। इस स्टेप के बाद जो हमारे पास रिजल्टेंट वैल्यू आएंगी, यहाँ पे 0, यहाँ पे 132। अब हम 132 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब S1 डिपार्टमेंट में फिर से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ 30, 40, 20 एंड 10। एंड 13। ये 0 हो गया। अब 13 रुपए पे पहुंच गए, डबल डिजिट आ गया। अब हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में 13 रुपए को सिर्फ P1, P2, P3 में बांट देंगे। जो भी थोड़ा बहुत फ्रैक्शन होगा वो इन्हीं में एडजस्ट कर देंगे। तो एक बार हम रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन का वैल्यू देख लेते हैं। इसने जब 13 रुपए पे पहुंचा तो इसने सिंपली इन तीनों में ही बांट दिया, जो पॉइंट था वो इधर एडजस्ट कर दिया। हाँ, क्योंकि अब 13 रुपए के अगर बांटोगे तो वो 2-3 रुपए बनेगा, फिर 2-3 रुपए को पैसे में बांटना शुरू कर दोगे, तो इसलिए। Are these steps clear to everyone online? Any doubt? ठीक है। अब अभी तक हमने एक चीज करी थी, हम S1 और S2 को हर स्टेप पे चेक करते जा रहे थे, लेकिन अभी तक हमने P1 का हर स्टेप पे, P2 का हर स्टेप पे, P3 का हर स्टेप पे टोटल नहीं लगाया था। अब हम जो भी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है इसका सम टोटल कर देंगे तो P1 का खर्चा आ जाएगा, P2 का खर्चा will be sum total of everything done till now and simultaneously for P3। ठीक है, just check for P1 and we will tell you। P2 P3 मत करना, अभी P1 कर लेना just to check। थ्री टू 172। ठीक है, अब 42682 आ जाएगा लगभग, एंड 41494। ये खत्म हो चुका है अब तक। तो इस तरीके से हमने रिपीट किया, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, वो थोड़ा सा आएगा, क्योंकि अगर आप मैं क्या कह रहा हूँ, 13 रुपीज अगर हम नहीं छोड़ देंगे। जैसे इसने क्या किया, आपने 40 किया ना, 40, 53, 26 किया। ठीक है, इसके बाद अगर आप 13 रुपए का वो करेंगे, 10% करेंगे तो 1.3 होगा। इसने 1.3 को 2 लिख लिया यहीं पे, उसका 20% कितना होगा, 2.6 होगा। हाँ, नहीं छोड़ सकते हैं। जैसे 2.6 को 3 लिख लिया, वो उसने बेसिकली ये देखा कि मेरा ये सम टोटल 13 बन रहा है कि नहीं, ये बनाना है हमने। ठीक है, इज एवरीवन क्लियर ऑन दिस मेथड? ओके, सो हाँ जी प्लीज। जो नेग्लिजिबल अमाउंट अभी आपने मेंशन किया, नेग्लिजिबल अमाउंट अब 2 डिजिट्स है इधर। हाँ जी, अगर कितने ज्यादा हुए तो हम 3 डिजिट कंसीडर कर सकते हैं। जनरली 3 डिजिट को अगले स्टेप पे लेके जाना चाहिए। जैसे यहाँ पे भी हमारा 3 डिजिट 662 बन रहा था, चाहे तो हम उसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे, क्योंकि 42,000 के सामने 662 कुछ भी अमाउंट नहीं है, तो कर सकते थे। बट जनरली प्रेफर यही होता है कि जब तक 2 डिजिट तक पहुंच जाता है तब हम उसको नेग्लिजिबल अमाउंट मानते हैं। तो बेटर यही है कि आप इसको डबल डिजिट पे लेके जाओ, 50-60 रुपए तक भी आ गया तो आप उसको P1, P2, P3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ट्राई करो कि डबल डिजिट तक आए, ट्रिपल डिजिट तक आप उसको अगले स्टेप पे लेके जाओ। अब तक हमारे मेथड्स 4 हो चुके हैं। पहला था डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके अंदर सर्विस डिपार्टमेंट्स का कोई ना कोई बेस दिया होता था, जैसे मशीन आवर्स था, और क्या था दूसरे वाले का इस क्वेश्चन में, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। ये कॉस्ट ड्राइवर्स हमें ऑलरेडी मेंशन थे, तो हमने क्या करना होता था,
सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को पिक करना था, दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को भूल जाना था। मतलब इफ S1 cost was to be distributed, it was distributed only in P1, P2, P3 and not in S2. And S2 की cost was distributed in P1, P2, P3 and not S1. Second method was step down method, where if S1 was, we started with S1, it was supposed to be distributed to all the production department and the remaining service department, and इसका रोल खत्म। अगले स्टेप में दूसरा एंड P1, P2, P3 में, बिकॉज S1 निकाल चुके थे हम। अगर 3 सर्विस डिपार्टमेंट होते तो क्या होता, पहले स्टेप में S1 की कॉस्ट जाती P1, P2, P3, S2, S3 में, और S1 खत्म हो जाता। फिर S2 की कॉस्ट जाती P1, P2, P3 एंड S3 में, S1 को नहीं छेड़ना था। एंड लास्ट स्टेप होता जिसमें S3 की कॉस्ट P1, P2, P3 में जाती। दैट्स इट। एक आधा क्वेश्चन ऐसा है जिसमें 3 सर्विस डिपार्टमेंट भी हैं। इसी से मिलता जुलता आज हमने किया रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, जिसमें हमने क्या किया, S1 की कॉस्ट S2 में भी जाती थी और अगले स्टेप में S2 की कॉस्ट S1 में भी आती थी। ऑफ कोर्स P1, P2, P3 तो इन्वॉल्व होता ही था। तो इसका मतलब हम S1 की कॉस्ट को क्या करते थे, P1, P2, P3, S2 में डालते थे। फिर जो बचती हुई कॉस्ट थी S2 की, मतलब पहले स्टेप में तो S2 की अपनी कॉस्ट प्लस S1 वाली कॉस्ट P1, P2, P3 एंड S1 में जाती थी। फिर S1 की कॉस्ट P1, P2, P3 एंड S2 में जाती थी। ये सारे स्टेप्स इसी तरीके से चलते थे जब तक कि हम एक नेग्लिजिबल अमाउंट पे आ जाते थे। तो इन दोनों मेथड्स में काफी ज्यादा सिमिलैरिटी है। और फिर हमने किया साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, जिसके अंदर हमने एक इक्वेशन बनाई थी। जैसे कि अगर हमारा ये वाला क्वेश्चन ही था जिसको हम कर रहे हैं, तो इसके अंदर हमने इक्वेशन क्या बनाई थी कि S1 की कॉस्ट क्या है, ओन कॉस्ट प्लस S2 की कितने परसेंट कॉस्ट, 20% कॉस्ट ऑफ S2, क्योंकि S2 की 20% कॉस्ट S1 में जाती थी। सिमिलरली S2 की कॉस्ट में क्या था, इसकी अपनी कॉस्ट प्लस S1 की 10% कॉस्ट S2 में जाती थी। इन इक्वेशंस को सॉल्व करते थे। ये वाले अमाउंट्स कौन से होते थे, जो हमारे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन से आए होते थे, ये वाले, ठीक है। उससे हमें पता चलता था कि S1 और S2 या X एंड Y करके कितनी कॉस्ट आती है। जब हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते थे तो एक कैच था। क्या कैच था कि जो S1 की कॉस्ट थ्रू द इक्वेशन आई है वो सिर्फ P1, P2, P3 में डिस्ट्रीब्यूट होती थी। क्या चीज, ओके। S2 की कॉस्ट किस में जाती थी, सिर्फ P1, P2, P3 में एंड नॉट इन S1, क्योंकि थ्रू दीज इक्वेशंस हमने कल भी देखा था कि उनकी कॉस्ट उतनी नहीं होती थी जितनी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में उनकी एडजस्ट हो चुकी होती थी, बढ़ के दिखती थी। रिमेंबर दैट। तो इसमें नहीं भूलना, इसमें कई बार हम ये फॉल्ट करते हैं कि साइमल्टेनियस इक्वेशन में आंसर ठीक निकाल लेते हैं, लेकिन S1 की कॉस्ट को P1, P2, P3, S2 में बांट देते हैं। वो नहीं करना। वो इक्वेशन इसीलिए बनाई है ताकि वो कॉस्ट ऑलरेडी बट जाए। अब हम आते हैं लास्ट मेथड में, ट्रायल एंड एरर। इसके बाद एक क्वेश्चन होगा जो आप, या एक काम करते हैं, ओके, एक काम करते हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन से ये वाला क्वेश्चन पहले आप सॉल्व करके देखो, देन वी विल डू द लास्ट मेथड। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कंपनी के 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं X, Y, Z। तो आप एंड 2 सर्विस डिपार्टमेंट्स, बॉयलर हाउस एंड पंप हाउस। सबसे पहले तो आप इसके कॉलम्स बना लो। आपके पास है X, Y, Z, ये तीनों क्या है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, और आपके पास है बॉयलर हाउस एंड पंप हाउस, ये हैं सर्विस डिपार्टमेंट्स। Boiler house has to depend upon pump room for supply of water and pump room is in turn dependent on the pumps. जो भी दिया इसने ये बोला कि
one service department is dependent on another and vice versa. Expenses incurred by the production department are 8 lakhs, 7 lakhs and 5 lakhs. Expenses for boiler house are 2,34,000 and pump house are 3 lakh. Expenses of boiler house and pump house are apportioned to production departments on this basis. Show clearly as to how the expenses of boiler house and pump house would be apportioned to XYZ. Use algebraic equation, that means simultaneous equation method. कर सकते हैं, करिए. ऑनलाइन वाले सब लोग इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करो. जब आपने इसको सॉल्व किया तो 3 लाख और 3,30,000 आया. जब आपने इसको बांटा तो सिर्फ ये कुछ इससे गलत नहीं लिखा, यहाँ पे BH और PR होना चाहिए ना, तो इतना इतना आ गया. टोटल सही है इसका. ओके, ये कर सकते हैं बिकॉज ये वाला मैंने एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4, उसमें पहले प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन था फिर रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन था, उसमें बहुत लंबा हो जाना था. एक सेकेंड. हाँ, यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या है, ऑलरेडी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है. वो बोलता है 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं और 2 सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं. ये इनके खर्चे हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के और ये खर्चे हैं सर्विस डिपार्टमेंट के. एक्सपेंसेस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट आर चार्ज्ड ऑन अ परसेंटेज बेसिस, जो कि ये है, और आपको रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन से रीडिस्ट्रीब्यूशन करना है. ठीक है, ये आपका पूरा क्वेश्चन 2 हिस्सों में दिख रहा है. करिए इसको सॉल्व. जो ये फाइनली आंसर आता है, ठीक है, वी स्टार्टेड विद दिस अमाउंट, राइट, 13,600, 14,700 और 12,800. बट ये बन गया 18,000, ये बन गया 18,000, ये बन गया 15,000. क्यों बना, आप खुद बताओ. तो इसका मतलब ये रीडिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स की कॉस्ट है. दैट मीन्स दिस कॉस्ट विल बी अल्टीमेटली चार्ज्ड टू द प्रोडक्ट, राइट? कोई डाउट? Now let's do the last method, trial and error. है ये भी आसान.
जो हमने रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन किया था उससे मिलता जुलता मेथड है। दैट मीन्स अगर हमने मेथड्स को क्लासिफाई करना है, स्टेप डाउन मेथड, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड एंड ट्रायल एंड एरर मेथड सिमिलर से मेथड्स हैं। इनसे अलग क्या है? डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन और इन सबसे अलग साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। तो तीन मेथड्स को आप सिंपली एक तरीके से क्लासिफाई कर सकते हो। कौन कौन सा? ट्रायल एंड एरर, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन, स्टेप लैडर मेथड या स्टेप डाउन मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड में हम क्या करते हैं? सिंपली इस परसेंटेज को चेक करते हैं। यहां से हमें यह समझ में आता है S1 का 10% खर्चा S2 में जाता है, ठीक है। तो जब हम इस मेथड से पहला स्टेप सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे? S1 का, ठीक है, 10% खर्चा S2 में जाएगा एंड देन अगर हम ध्यान से देखें S2 का 20% खर्चा S1 में जाएगा। एक सेकेंड, इसका 20% खर्चा S1 में आएगा, देन इसका 10% खर्चा इसमें जाएगा, फिर इसका 20% खर्चा इधर आएगा, फिर इसका 10% इसमें जाएगा और फिर इसका 20% इधर आएगा, ठीक है। टिल द टाइम अगेन a negligible amount like double digit or a single digit is reached। तो हमने क्या करना है? हमें अभी कितना याद है S1 का कितना खर्चा S2 में जा रहा था? 10% खर्चा। और S2 का कितना खर्चा आ रहा था S1 में? 20%, ठीक है। सिर्फ इतना याद रखना है हमने। अभी P1 P2 P3 को बिल्कुल नहीं छेड़ना, ठीक है। P1 P2 P3 को बिल्कुल एंड में देखेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं? S1 का खर्चा S2 में, S2 का खर्चा S1 में डाल रहे हैं, बस इतना कर रहे हैं। पहले स्टेप में हम क्या कर रहे हैं? इसका S1 का 10% खर्चा S2 में जा रहा है, दैट मीन्स 4299 का खर्चा S2 में जा रहा है और S2 का टोटल चेंज हो रहा है, वो हो जाता है 33094, ठीक है। अब S2 का 20% खर्चा S1 में आ रहा है, इसका 20% कितना हो जाता है? 6619। सिर्फ पहले स्टेप पे हमें यह ध्यान रखना है कि जितना हमने 42,994 का 10% भेजा, हमने सेम अमाउंट यहां पे लिख लेना है, ठीक है। पहले स्टेप में ऐसा करना है, बाकी आगे कुछ नहीं ऐसा करना। दैट मीन्स जो हमने स्टेप 1 करना है उसमें ये चीज का ध्यान रखना है, बाकी तो अब हमने सिर्फ 20% 10% करते जाना है। इसका मतलब ये वाला अमाउंट जो स्टेप 1 के बाद आया, ठीक है, उसमें हमने सेम अमाउंट्स उतारे, मतलब 42994, और उसमें 33094 विच इज द सम टोटल आफ्टर फर्स्ट स्टेप। नाउ 6619 मींस S1 का कितना खर्चा जा रहा था S2 में? 10%। तो हमने 662 कर देना यहाँ पे, मतलब 10%, और फिर इसका 20% कर देना यहाँ पे, जो कि हो जाएगा 132। फिर इसका 10% कर देना यहाँ पे, क्योंकि S1 से S2 में 10% जा रहा था। फिर इसका 20% कर देना यहाँ पे, ये 2.6 बन रहा था, उसने 3 रुपए लिख लिया। इसका मतलब we are not playing with P1, P2, P3 as of now. What are we doing? S1 and S2 का आपस में खर्चा देख रहे हैं, लेकिन हमने सिर्फ और सिर्फ एक चीज का ध्यान देना है कि स्टेप 1 के बाद as such टोटल्स लगाने हैं। इसका मतलब जो S1 का खर्चा था वो as such ही आ जाएगा, even if 10% has gone to S2, but the same expense will be carried forward. This is actually doing the same thing which those two equations were doing, ठीक है। इक्वेशन से हम क्या कर रहे थे? उसका अपना खर्चा प्लस 20% खर्चा, isn't it? इसका अपना खर्चा प्लस 10% खर्चा, दिस इज ऑल्सो 10%।
है ना, इक्वेशन ने भी यही किया था, इसने भी यही किया। तो अब जितने मैंने ये गोले में लगाए हैं उनका सम टोटल करो, इसका अपना खर्चा प्लस ये 10% खर्चा, $49,748.80। सॉरी 769। इस पॉइंट तक समझने में किसी को दिक्कत? अगर आपको ये स्टेप या बोल दो ट्रायल एंड एरर याद रखना है तो आपने ये बोलना है। हाँ जी बोलिए। आई थिंक समवन वांटेड टू आस्क समथिंग। सॉरी सब गलती से हैंड रेज हो गया था। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ जी। तो इसमें हमने क्या याद रखना है कि मेथड कौन सा है, जैसे हम स्टेप लैडर मेथड करते हैं या रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, लेकिन इसका लॉजिक कहाँ से आ रहा है? साइमल्टेनियस इक्वेशन से आ रहा है। साइमल्टेनियस इक्वेशन में हमने क्या किया था? S1 इज इक्वल टू उसका अपना खर्चा प्लस शेयर ऑफ S2 का खर्चा, फिर S2 में अपना खर्चा प्लस S1 के शेयर का खर्चा, वही चीज हमने करी है। इसका अपना खर्चा था 42,000 और शेयर कितना था इन तीनों का सम टोटल 619, 132 एंड 3, एंड सिमिलरली उसका अपना खर्चा प्लस 10% का खर्चा, right? So even if you are not taking 33,094 that will also work because even if you are not totaling it, ये अगर टोटल नहीं भी लगाते फिर भी काम चलता है आपका, है ना? तो साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड में जब हम ये चीज अचीव कर लेते थे जो हमने 49,748 और 33,769 किया है, तो साइमल्टेनियस इक्वेशन में क्या करते थे? अगला स्टेप हम परसेंटेज में डिवाइड करते थे, मतलब S1 का खर्चा सिर्फ P1 P2 P3 में जाता था और बाकी का 10% छोड़ देते थे, 10% या 20% जो भी होता था। S2 का खर्चा भी P1 P2 P3 में जाते थे, 10 या 20% जो भी होता था वो छोड़ देते थे, S1 में नहीं जाता था। वही चीज अब हमने करनी है। इसका मतलब 49,748 को डिस्ट्रीब्यूट करना है P1 P2 P3 में, 30-40-20 की रेशो में, और ये 10% छोड़ देना है क्योंकि इसको ट्रायल एंड एरर मेथड ने हैज टेकन इनटू अकाउंट। सो 30% इज 40%, एंड इसका आधा कर दो, ठीक है। सिमिलरली S2 का खर्चा था 33,769, इसको आप 10% करेंगे तो 3377 हो जाएगा, 20% करेंगे तो आपको बताना पड़ेगा, इसका डबल हो जाएगा, एंड 50% करेंगे इसका, ठीक है। इसका 20% छोड़ देंगे क्योंकि ट्रायल एंड एरर ने उसको देख लिया है। अब आप जब ट्रायल एंड एरर का टोटल लगाएंगे तो आपका 32,174 बनेगा। मैं अमाउंट चेक कर लेता हूँ तो आना ही चाहिए। तो ये बनेगा 32,174, इधर बनेगा 42,682। अमाउंट चेक कर लेते हैं, अमाउंट ठीक आ रहा है, ठीक है। और 41,494 इसका बनेगा, 9950 लिया इसने, चलो ₹1 का फर्क होगा बट ठीक है, फाइन। Is trial and error method clear to everyone now? हाँ आना चाहिए, आ रहा है क्योंकि हमने लॉजिक सेम लगाया, सिर्फ उसको इक्वेशन से सॉल्व किया था, इसमें हमने स्टेप बना बना के किया, उसने एक ही टाइम पे कर दिया, हमने अलग अलग जगह किया। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं आएगा, सेम नहीं आएगा, नहीं आ रहा।
आ रहा है वैसे। ठीक है, इसमें भी तो सेम ही चीज हो रही है एक तरीके से, इसमें हर बंदे को भेजे जा रहे हैं खर्चे। हाँ ठीक है, तो इसका मतलब इन तीनों मेथड्स का क्योंकि लॉजिक भी सेम है तो तीनों मेथड्स का आंसर भी सेम होगा। ठीक है, ये भी आपने किया था, ये वाला नहीं, ये नहीं किया था, इसमें वो था पहले प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन था। Just give me one more minute. I just want to check. अब बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम आज नहीं करेंगे, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। कल हमने ये चीज देखी थी, प्री डिटर्मिन्ड ओवरहेड रेट, या जिसको हम बोलते हैं ओवरहेड रिकवरी रेट। ठीक है, प्री डिटर्मिन्ड ओवरहेड रेट का मतलब क्या है कि पहले से साल के शुरू में डिटर्मिन्ड ओवरहेड रेट। ठीक है, इसका मतलब जब कोई बंदा मेरे पास आएगा प्रोडक्ट की कॉस्टिंग के लिए, सर्विस की कॉस्टिंग के लिए, तो मुझे इधर उधर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पहले से डिसाइडेड रेट मैं लगा के उसको कॉस्टिंग चिपका दूंगा। दिस इज द बेस, दिस इज द लॉजिक बिहाइंड प्री डिटर्मिन्ड ओवरहेड रेट, और व्हाट वी कॉल एज ओवरहेड रिकवरी रेट, या इसको क्या बोलते हैं, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। This can lead to under or over absorption, but this under or over absorption is known to you at the year end. उससे पहले आपको नहीं पता चलता अंडर एब्जॉर्प्शन है ओवर एब्जॉर्प्शन है, क्योंकि आप अपने डिटरमिन्ड रेट के मुताबिक अपनी कॉस्टिंग चला रहे होते हैं, हर प्रोडक्ट हर सर्विस की कॉस्टिंग उस तरीके से प्रोवाइड कर रहे होते हैं। हम क्या करते हैं, ये ओवरहेड रेट कैसे डिटरमिन होता है, पिछले सालों के एक्चुअल ओवरहेड्स को ऊपर लिखा जाता है, जितने लेटर से पिछले साल मेरे ओवरहेड थे 50 लाख के, और मेरा जो बेस है वो है 10 लाख का, कोई भी बेस हो सकता है, तो मैंने डिटरमिन किया 5 रुपीज पर बेस इज माई ओवरहेड रिकवरी रेट। जैसे एक साल का बजट अगर बनाना है तो पिछले साल की एक्चुअल फिगर्स को उठाया जाता है, उसी तरीके से ओवरहेड रिकवरी रेट पिछले साल के ओवरहेड्स को किसी बेस के साथ डिवाइड किया जाता है और ओवरहेड रिकवरी रेट बनाया जाता है, जो कि पूरा साल चलाया जाता है। उसको ऐसा नहीं कि एक महीना चलाया फिर बदल दिया, नहीं। Until and unless there is a compelling reason, you follow the same overhead recovery rate. The best example is all of you must be buying vegetables and all of you must be buying chips, potato chips. आलू के दाम बढ़ते कम होते रहते हैं, लेकिन चिप्स के दाम तो उतने ही रहते हैं, क्योंकि उनका ओवरहेड रिकवरी रेट सेम है। ठीक है, उन्होंने चेंज नहीं किया उसको, उन्होंने इवन डायरेक्ट मटेरियल के हिसाब से भी नहीं किया। उनको डायरेक्ट मटेरियल ये थोड़ी है कि उन्होंने 10 साल पहले आलू खरीद के रख लिए थे, वो खरीदते हैं, लेकिन हर साल खरीदते हैं अलग अलग रेट्स पे, लेकिन उन्होंने अपनी सेलिंग प्राइस चेंज नहीं करी, अपना प्रॉफिट मार्जिन चेंज करते रहते हैं। तो अब ये जो बेस है ये क्या होना चाहिए, ये बेस 5 तरह का हो सकता है। आप परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल ले सकते हैं, लेट अस से ओवरहेड थे 50 लाख के पिछले साल, और पिछले साल 20 लाख का मटेरियल था, तो मैं ओवरहेड रिकवरी कैसे लिखूंगा, ओवरहेड डिवाइडेड बाय बेस इनटू 100, कितना हो जाता है 250%। ठीक है, इसका मतलब मेरा जो ओवरहेड रिकवरी रेट है वो 250% है,
ये मैंने कैसे डिटरमिन किया? पिछले साल की पूरे साल की फिगर्स उठाई, पूरे साल का बेस उठाया। एक बंदा मेरे पास आया, ये आया मेरे पास, कहते मेरा मटेरियल ना 400 रुपए का है, आप मुझे कॉस्टिंग बताओ। अभी मैं लेबर वगैरह बाकी सारी चीजें इग्नोर कर रहा हूँ, तो मैं मटेरियल में ओवरहेड्स कितना जोड़ूंगा? 400 का 250%, क्योंकि ये 250% पिछले साल के एक्चुअल फिगर्स पे प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड रेट था। लेकिन ये आए हैं मेरे पास कॉस्टिंग लेने, तो मैं 400 का 250% इनको चार्ज करने वाला हूँ। कितना हो जाता है? 1000 रुपीज ये हो जाता है। तो मेरी कॉस्टिंग 1400, इसमें मैं प्रॉफिट जोड़ के इनको सेलिंग प्राइस बता दूंगा। ठीक है। दूसरी चीज जो आपका बेस बन सकता है वो है लेबर, परसेंटेज ऑफ लेबर। Let us say if last year the labor was this, my base is supposed to be 500%. So if 400 is material, इसका 500% is 2000, तो 2400 की कॉस्टिंग हो जाती है। क्लियर? सेकंड में हमने लेबर को चूज किया टू कैलकुलेट द प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड रेट। समझ आ रही है बात? पक्का? ऑनलाइन वालों इतना समझ रहे हैं? जब हम ओवरहेड रिकवरी रेट निकालेंगे तो हमारे पास क्या होगा? पिछले साल के फिगर्स, पिछले साल का ओवरहेड, पिछले साल का बेस। लेकिन लगाएंगे कहां पे? इस साल। इस साल जो भी बंदा हमारे से कोई चीज करवाने आ रहा है, कोई सामान लेने आ रहा है, कोई सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, तो उसमें ओवरहेड लगेगा। किस पे लगेगा? जो बेस हमने चूज किया होगा। ये नहीं कि इनको मटेरियल पे लगा रहा हूं, इनको लेबर पे लगा रहा हूं, ऐसा नहीं है। जो भी बेस ऑर्गेनाइजेशन चूज करेगी, वेदर इट इज परसेंटेज ऑफ मटेरियल और परसेंटेज ऑफ लेबर, it will remain constant for all the customers, all the products, all the services. But whatever is chosen once. You have this first option, you have the second option, but ऐसा नहीं कि जब दिल किया मटेरियल पे लगा दिया, जब दिल किया लेबर पे लगा दिया, वो गलत तरीका है। क्लियर? थर्ड इज प्राइम कॉस्ट के ऊपर भी हो सकता है। तो अगर प्राइम कॉस्ट के ऊपर है तो हम 60 आई डोंट नो 600 नहीं, कुछ और बनेगा। कितना बनेगा? 150 1। ठीक है। तो अगर 400 का मटेरियल था तो उसमें, सॉरी 400 की अगर प्राइम कॉस्ट थी तो उसके ऊपर हम 60 इसका इतना कर देंगे। पिछली बार शायद मैंने मटेरियल के ऊपर ही ले लिया था, वो लेबर होता तो उस पर। ठीक है, ठीक है। अगर पिछले साल 10,000 मशीन आवर्स यूज हुए थे तो हमारा रेट इंटू 100 नहीं होगा, सिर्फ मशीन आवर रेट के लिए हम इसको 10,000 से डिवाइड कर देंगे। और अगर हमारे लेबर आवर्स 20,000 थे तो हम सिंपली 20,000 से डिवाइड कर देंगे। उस केस में परसेंटेज नहीं निकलेगा। इसका मतलब परसेंटेज सिर्फ 3 चीजों में निकलेगा। ये एक्चुअल में आवर्स के साथ डिवाइड हो जाएंगे और मशीन आवर रेट, लेबर आवर रेट आएगा। ये 5 मेन बेसिस होते हैं जिनमें से कोई एक बेस ऑर्गेनाइजेशन चूज करती है टू डिटरमिन प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड रिकवरी रेट, जिसको हम क्या बोलते हैं? ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। ठीक है। इतनी बात सभी को क्लियर होती है ऑनलाइन में? ओके। अब फटाफट से एक चीज बताइए, 5 कौन से बेस थे जिस पे हम ओवरहेड रिकवरी रेट निकालते हैं? पहला था परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, दूसरा था परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर, तीसरा था परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट, तीसरा था मशीन आवर रेट, पांचवा था लेबर आवर रेट। अब 3 तरह के ओवरहेड्स हैं। हो सकता है हम फैक्ट्री ओवरहेड्स को परसेंटेज ऑफ लेबर पे लें, एडमिन ओवरहेड्स को परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट पे लें, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को परसेंटेज ऑफ मे बी, आई एम जस्ट एज्यूमिंग, मटेरियल कॉस्ट लें। लेट्स से so we are taking 3 different bases. In one we are taking percentage of labor, another we are taking percentage of material, third we are taking percentage of factory cost.
ये कैसे होगा ये क्वेश्चन मेंशन करेगा, आप डिसाइड नहीं करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन होगा फैक्ट्री ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब्ड एट percentage of labor, percentage of material, whatever. That base will be clearly mentioned in the question. You are not supposed to remember or decide on your own. That means you have different ways to calculate different overheads. What if it's a small organization or it is very difficult to determine the difference between factory, admin and selling and distribution overheads? एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन जिसका काम ही लाखों में है, उसको कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए इतने भारी भरकम ओवरहेड रिकवरी रेट की जरूरत ही नहीं पड़ रही, तब वो ब्लैंकेट ओवरहेड रेट लगाएंगे। इसका मतलब वो क्या करेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड्स प्लस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, सारे ओवरहेड्स का सम टोटल लगा देंगे और उसको एक कॉमन बेस से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ऐसा नहीं करेंगे कि फैक्ट्री ओवरहेड्स के लिए कुछ और ओवरहेड रिकवरी रेट का मेथड है, ऑफिस एंड एडमिन के लिए कुछ और है। तो ब्लैंकेट ओवरहेड रिकवरी रेट ऐसे याद रखना है कि ब्लैंकेट कवर्स द होल पार्ट। व्हेन यू आप ब्लैंकेट ओढ़ते हैं तो पूरी बॉडी कवर कर लेते हैं, ऐसे तो नहीं करते स्वेटर, जीन्स एंड शूज या सॉक्स, ठीक है। तो ब्लैंकेट ऐसा तो नहीं होता इधर का ब्लैंकेट अलग है, हाँ ना, पैरों का ब्लैंकेट अलग है। तो ब्लैंकेट ओवरहेड रिकवरी रेट क्या करेगा, सारे ओवरहेड्स को एक जैसा मानेगा और एक कॉमन बेस रखेगा। वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन का एक ही ओवरहेड रिकवरी रेट होगा, अलग अलग ओवरहेड्स को क्लासिफाई नहीं किया जाएगा। दैट इज ब्लैंकेट ओवरहेड रिकवरी रेट। ये समझ में आता है? इसके क्वेश्चंस कल करने हैं हमने, लेकिन इज इट क्लियर? ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी कई बार पूछ लेता है। अब आ जाते हैं सप्लीमेंट्री ओवरहेड रिकवरी रेट। सप्लीमेंट्री मींस एडिशनल। मेन शीट, सप्लीमेंट्री शीट इन एन एग्जामिनेशन। सीए में वैसे मिलती है अभी सप्लीमेंट्री शीट, ओके। सीबीएसई वगैरह में वो बंद हो जाती है ना कि इतने में कर दो पूरा जो करना है, तो ओके। सप्लीमेंट्री ओवरहेड रिकवरी रेट में क्या करते हैं आप? पहले आप सप्लीमेंट्री शीट्स लेते हैं, पहले मेन शीट पे काम करते हैं? मेन शीट पे काम करते हैं। जो रह जाता है वो सप्लीमेंट्री पे जाता है, ऐसा ही होता है ना। इसका मतलब अगर हमने रिकवर या एब्जॉर्ब किए थे ओवरहेड्स 10,000 रुपए के, मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग में हमने ओवरहेड रिकवरी रेट के हिसाब से 10,000 के ओवरहेड्स दिखाए थे, ठीक है, फाइन। लेकिन एक्चुअल में स्पेंड किए 12,000। Actually, you spent 12,000, but because of the overhead recovery rate, you could show only 10,000 in the cost sheet. This 2,000 is under absorbed overheads. These overheads can have two different things. One, it can go to costing P&L as an additional expense. Right? समझ आ रहा है कि नहीं? पक्का? Another is, if you don't want कि कॉस्टिंग P&L में जाए, तो आप क्या करते हैं, सिर्फ इस अंडर एब्जॉर्ब्ड वाले के लिए एक अलग से ओवरहेड रिकवरी रेट निकालते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री ओवरहेड रेट। कहाँ गया? एक सेकेंड, कहाँ चला गया? एक मिनट। ठीक है। ब्लैंकेट ओवरहेड रिकवरी रेट क्या था? पूरी ऑर्गेनाइजेशन का सारे ओवरहेड्स का टोटल कर दिया, एक ही कॉमन बेस रखा। और सप्लीमेंट्री में क्या किया, जितना अंडर एब्जॉर्ब्ड रह गया उसके लिए एक एडिशनल रेट बनाया, रादर देन जस्ट टेकिंग दैट अमाउंट इनटू कॉस्टिंग P&L। क्लियर? आर वी क्लियर एवरीवन टिल हियर? नहीं, ओवर में हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब आज आपने क्या करना है,
आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है, 2 हो चुका है जिसमें सारे मेथड्स किए थे। एक आपने क्वेश्चन नंबर 4 जरूर करना है। थर्ड हुआ था हमारा, थर्ड हुआ। फोर्थ में पहले ये क्या कर रहा है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है और मेथड्स लगा रहा है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन का, और आई थिंक यही कर रहा है शायद। क्वेश्चन नंबर 4 करना है आपने। फिफ्थ तो नहीं आज किया था हमने, स्टेप लैडर नहीं, फिफ्थ नहीं किया। अच्छा ये सारा ही सेम है? नहीं, अच्छा ये वाला नहीं, ये नहीं किया होगा, इसमें सर्विस डिपार्टमेंट ज्यादा है स्टेप लैडर में। एक चीज ध्यान से देखिए, अच्छा अच्छा सुनो सुनो सुनो, लड़ना नहीं। पांचवा जो क्वेश्चन है इसमें 4 सर्विस डिपार्टमेंट है, PQRS, सेम ऑर्डर में चारों डिपार्टमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सेम ऑर्डर का क्या मतलब हुआ, पहले P फिर Q फिर R फिर S। मतलब पहले स्टेप में P का खर्चा जो है स्टेप में XYZ QRS में जाएगा, फिर P एलिमिनेट हो गया, फिर Q का खर्चा XYZ RS में, फिर R का खर्चा XYZ S में, और फिर S का खर्चा XYZ में। ये जरूर करना है पांचवा क्वेश्चन। सिक्स्थ हमने किया था, ये डायरेक्ट मेथड का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, और साथ में वो कह रहा है एक और मेथड भी है शायद, स्टेप डाउन मेथड। ये भी कर लो क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन है इस तरीके का इस PDF में। ठीक है, तो आपके पास कौन कौन से क्वेश्चंस हो गए अब? अरे इसमें से कर भी हमने, पहला हमने कर लिया, दूसरा हमने कर लिया, तीसरा भी कर लिया, और 6 भी कर लिया, तो रह क्या गया 4, 5 एंड 7। कह रहे हो ऐसे कह रहे हो 7 क्वेश्चन बोल दिए मैंने करने के लिए। हाँ 4, 5, 7 ये 3 क्वेश्चन जरूर करके आने हैं कल। उसके बाद आपने आज वाली चीज को दिमाग में रख के आना है कि ओवर एब्जॉर्प्शन अंडर एब्जॉर्प्शन में हम सप्लीमेंट्री रेट यूज करते हैं, उसमें ब्लैंकेट रेट, 5 कौन से चीजें हैं जिसके बेसिस पे हम ओवरहेड रिकवरी रेट निकालते हैं। तो कल हमने एब्जॉर्प्शन से स्टार्ट करना है कि कैसे किन मेथड्स से हम इनको एब्जॉर्ब करते हैं, और इसके आगे वाला कॉन्सेप्ट चलेगा। ठीक है, इतना करके आइए सब लोग, फिर कल। अच्छा एक चीज और एवरीवन, कल हम क्लास थोड़ी जल्दी रखते हैं। आपकी क्लास ओवर हो जाती है 8:15, 8:30 को कल रखते हैं क्लास। ठीक है, कल आपकी FM की क्लास नहीं है तो जल्दी रख रहे हैं। इज इट गुड विद एवरीवन?